स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ने पहले स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। स्टीरियो मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देयर अरेंजमेंट, है ना, कॉन्फ़िगर अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। यही पढ़ा था ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट अरेंजमेंट जो है वो सेम नहीं है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। आगे बढ़ जाते हैं तो ऊपर डेफिनेशन दिख जाएगी तो बिकॉज स्टीरियो आइसोमर की क्या डेफिनेशन है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस लिंकिंग एटम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओरिएंटेशन का मतलब अरेंजमेंट ही होता है, या उसको रोटेशन बेस भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रोटेट, या बोल सकते हैं कि उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया, पहले ऐसे लगा था अब ऐसे लगा हुआ है, यानी वो रोटेट कर रहा है। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। और इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर दो हैलोजन अपनी जगह से रिप्लेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हैलोजन ग्रुप मैंने बताया था, क्या कहते हैं हैलोजन ग्रुप, कोई बताएगा मुझे, साइमा, कैस, कुलसुम, फरहान, कौन कौन से थे ग्रुप 17 के एलिमेंट थे, है ना, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बता सकते हैं। पहला आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, है ना। फ्लोरीन के लिए जगह नहीं है क्योंकि फ्लोरीन से मैक्सिमम रिएक्शन हैपन ही नहीं होंगे, है ना, इसी वजह से फ्लोरीन को हम शो ही नहीं करते। फिर उसके बाद आए थे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट पर। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, जैसे नॉर्मल सूरज की जो रोशनी है वो चारों दिशा में बराबरी से फैलती है, ऐसे लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, ऐसी कोई लाइट जैसे लेजर की लाइट या टॉर्च की लाइट, ऐसी लाइट सिर्फ सीधा जाती है ना, ऐसी लाइट जिसको एक दिशा दे सके। और दूसरा, ऐसी कोई लाइट जिसके पास एक ही वेवलेंथ हो, वन वेवलेंथ हो, या इसको एग्जांपल समझा सकते हैं, कोई ऐसी लाइट जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो, जैसे रेड कलर है या ब्लू कलर है ना। जो सिग्नल पे जो लाइट देखते हैं उसमें रेड कलर लाइट जलती है एक मरतबा, तो तुम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन से टाइप की लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब आते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ऐसा कोई तरीका जिससे हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को जो चारों दिशा में फैलती है उसको हम लोग एक डायरेक्शन दे दें, तो ऐसे टाइप के डिवाइस को प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को प्लेन ऑफ पोलराइज बोलते हैं। एग्जाम्पल नीचे ही है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल से, और इसके अंदर दो प्रिज्म होते हैं जिनको फ्यूज किया जाता है कैनेडा ब्लॉसम से। अब इनको फ्यूज करने पर जब इनमें ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो ये जो प्रिज्म है वो क्या करता है, पहले सारी लाइट को ऐसा स्प्रेड करेगा और बाद में इसको वापस से डेविएट करके एक जगह जोड़कर बाहर लाइट को निकालता है, जिसको जैसे हमें वही लाइट एक ही डायरेक्शन में दिखाई देती है। समझ में आए यहाँ तक, अरमान, फरहान, साइमा? सर तो फिर ऑर्डिनरी लाइट भी प्लेन ही जाती है ना, मतलब तो ये इसका काम क्या रहता है प्रिज्म का? ऑर्डिनरी लाइट प्रिज्म का काम क्या है, उसको एक डायरेक्शन देना। फॉर एग्जांपल अगर तुम लेजर लाइट के बारे में जानते होंगे, जो बच्चे खेलते रहते हैं हाँ ना घरों पे मारते हैं, हाँ वो हाँ। वन डायरेक्शन लाइट होती है, उसको प्लेन ऑफ अच्छा। पोलराइज बोल सकते हैं, क्यों ना एक ही डायरेक्शन में हाँ जाती है ना, फैलती नहीं है। हाँ ऐसा होता है पूरा फैल जाती है, पता भी नहीं चलता लेजर मार कहाँ से रहा है, क्योंकि एक सीधा हाँ, में आ सही बोल जाती है रहे ना, इसलिए उसको प्लेन ऑफ हो। हाँ, पोलराइज लाइट बोलते हैं। ऐसे समझा बहुत सारे समझा। टाइप के पोलराइजर आते हैं, वो उनका काम यही रहता है कि इन लाइट को एक डायरेक्शन देना, है ना, इसी वजह से इनका नाम हाँ ये रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल चैप्टर किए थे तो उसमें क्या देखे थे कि सोल्यूशन में से जब इस तरह के लाइट को पास कर रहे थे तो इन लाइट को या तो वो सोल्यूशन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था। ये ग्लूकोज सोल्यूशन करता है। कोई लाइट जैसे अभी देखो एक डायरेक्शन लाइट देने के लिए मोस्टली लैब में क्या करते हैं, ऐसा टॉर्च मारते हैं और बीच में एक कागज लगाते हैं, उस कागज में से सीधा ऐसा डार्क होल कर देते हैं। जैसे लाइट इसमें से जाती है तो जाहिर बाकी लाइट यहीं पर रुक जाती है और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइट ही आगे बढ़ पाती है क्योंकि उतना ही होल है ना, तो होल से जो लाइट जाती है इस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं, है ना। अब
अपने स्कूल सेक्शन में हाँ तुम लोगों ने देखा होगा, स्क्रीन पे सिर्फ ऐसी पतली लाइट दिखाई देती है तुम लोग को। तो बोलते हैं कि अगर ऐसी लाइट को तुम कोई सोल्यूशन से गुजारोगे ना, मान लो अगर शुगर सोल्यूशन है तो तुमको उससे रोटेशन मिलेगा। अगर ग्लूकोज है तो क्लॉकवाइज, और अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये रोटेशन कितना मिलेगा तो वो भी साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि एक पर्टिकुलर एंगल के बेस पे ये सारे रोटेशन मिलते हैं। The molecule which can rotate a plane polarized light is called optically active molecule। बोल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल से आपकी कोई प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की जो जो एक ही डायरेक्शन था उसमें एंगल बनता है यानी रोटेट करता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी वो रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट से। करेक्ट ना? द प्रॉपर्टी और फिनोमेना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड राइट और लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब बोलते हैं कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ऐसे होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड में ये देखा गया है कि इन कंपाउंड में जब लाइट पास की जाती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं और रोटेशन करते हैं, उस लाइट को थोड़ा सा बैंड करके अपने में से गुजारते हैं। अब आते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, वीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो वही एग्जांपल वापस से दिए, पहले ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर से डाल के एक डायरेक्शन देंगे, फिर इस लाइट को सोल्यूशन से गुजारेंगे और सोल्यूशन क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। अब कैसा रोटेट करता है उसके हिसाब से उसका नाम है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से, तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलेंगे। और डेक्स्ट्रो रोटेशन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो उसको लीवो रोटेशन बोलेंगे और उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और एल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? वैस, कुलसुम, साइमा, फरहान, अरमान, कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ। नहीं सर। क्लियर है ना नहीं सभी को? सर। नहीं सर। ओके। तो ये वाला पार्ट ना बायोमोलिक्यूल्स में भी हो जाएगा। जो पहले वाले थे ना, जो अरमान अरमान था ना हाँ बायोमोलिक्यूल्स में, तो ये पार्ट अपन ने वहां पे भी किए थे। ये क्योंकि नाम बन रहे थे ना, जैसे ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब से लाइट पास होती है तो ये रोटेशन करता है ग्लूकोज, इसलिए हाँ इसका हाँ। नाम डेक्सट्रोज रखा गया। तो अभी उसी के इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते जा रहे। यहाँ पे एक रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिट करके एक वर्ड आया है, उसका मतलब देखो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस केस में क्या दिखा रहा है कि एक ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन है। वो कौन सा है वो नहीं बताया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज कुछ भी हो सकता है। जब इसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को पास कराए तो वो रोटेट हुई क्लॉकवाइज, रोटेट होने लग डेक्स्ट्रो रोटेशन हुआ। फिर जब दूसरी लाइट को गया। पास कराए तो वो रोटेट हुई और लीवो रोटेशन हुआ। अब साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? मान लो अगर 30 डिग्री उसने राइट मुड़ी तो दूसरे सोल्यूशन में 30 डिग्री वो लेवो रोटेशन की। मतलब जितना वो राइट साइड एंगल बना रही है उतना ही एंगल दूसरे सोल्यूशन ने लेफ्ट का भी बनाया। इसका मतलब दोनों का जो एंगल है सेम आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर पहले का एंगल थीटा लेकिन 1 है तो हाँ सर, बोलो। हम्म। केस वन और केस टू में जो बीच में जो है जिससे लाइट पास हो रही है वो दोनों अलग अलग है ना? हाँ, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों डिफरेंट हाँ सोल्यूशन और सब्सटेंस है जिसमें से ये पास हो रही है। तो यहाँ पर दोनों केस में क्या बोल रहे हैं? देखो एंगल तो सेम मिल रहा है, अपोजिट लेकिन मिल रहा है। करेक्ट ना? तो यहाँ पे डायग्राम दिया है राइट साइड में, एक में थीटा 1 है एक में थीटा। देखो एंगल मिल रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं इन दोनों एंगल का तो जारी बात इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस आएगा 30 माइनस 30 जीरो ही हो जाएगा। करेक्ट? कि दोनों एंगल हाँ अपोजिट मिल रहे हैं, अपोजिट के लिए तो नेगेटिव साइन लगाया है। करेक्ट ना? एक पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव, इनके डिफरेंस की वजह से जीरो आ जाएगा, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो क्या है? वह इक्विमोलर क्वांटिटी बोल रहा है कि अगर एक इक्वल क्वांटिटी में एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो आइसोमर मिक्स हो गए, मान लो एक सोल्यूशन है उसमें डेक्स्ट्रो भी है और लीवो टाइप दोनों सोल्यूशन है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो फाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन मिक्सचर इज नॉन एज रेसिमिक। अब इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। जैसे हमारे घर में जो शक्कर है, उस शक्कर के अंदर दो चीज होती है, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। अब प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज रोटेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो फ्रुक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी रोटेशन करता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? दोनों सोल्यूशन उसके अंदर मिक्स है, जब तक ये दोनों सोल्यूशन मिक्स होंगे शुगर दोनों में कैसे? तो वो रोटेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अच्छा। क्योंकि रोटेशन कैंसिल हो जा रहे हैं ना। लेफ्ट साइड करेगा कि राइट साइड करेगा, दोनों चीजें प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसमें रोटेशन ही नहीं होगा, तुमको रोटेशन इनएक्टिव ओ दिखाई देगा।
तब तुम बोलेंगे कि ये सर जो मिक्सचर है वो रेसिमिक मिक्सचर है। तो रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके अंदर दोनों रोटेशन के सोल्यूशन प्रेजेंट हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी अच्छा। और लीवो रोटेटरी भी, तब वो कोई भी तरह का हाँ रोटेशन नहीं देगा। ओके, ये याद रखेगा, जो सोल्यूशन ले रहे हो उसकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 10 ग्राम है तो ये भी 10 ग्राम लो, वरना थोड़ा गड़बड़ होगा, 1 ग्राम ज्यादा होगा तो वो उस हिसाब से रोटेशन कर देगा, बरोबर। सर, ऐसे रेसेमिक मिक्सचर सर और बहुत सारे होंगे ना? हाँ बहुत सारे होंगे, ज्यादातर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे हम लोग ने ये बिहेवियर देखा है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट अच्छा मॉलिक्यूल पे। अच्छा। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन रूल हमेशा से रहेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिहेवियर नहीं देंगे, तो वो नॉर्मल है, हम लोग मैक्सिमम को लेके चल रहे हैं। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑफ कायरल सेंटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में फ्रेंच फिजिक्स बायो नाम के साइंटिस्ट ने 1815 में बताया। अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलो या कायरलिटी बोलो या असिमेट्रिक बोलो, ये सब एक ही चीज है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ना आसान भाषा में मतलब क्या है कि एक कार्बन है और उस कार्बन में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो उस कार्बन को हम लोग असिमेट्रिक कार्बन, अकायरल कार्बन या ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन बोलते हैं। समझ में आया? ये सिंपल याद रखो, ये बहुत बार रिपीट होता रहेगा। किसी कार्बन में एक टाइप या डिफरेंट टाइप की चेन अटैच है तो उस कार्बन को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव और सिमेट्रिक कायरल कार्बन बोलेंगे। The first convincing explanation was by Van Hoff and Lebel in 1874। इसको सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन वैन हॉफ और लेबल ने किया था, और इसने वैन हॉफ और लेबल थियरी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस थियरी को मोस्टली ऑप्टिकल एक्टिविटी थियरी बेस्ड ऑन लाइट होती है, जैसे मिरर इमेज में लेके गए तो क्या डिफरेंट दिख रहा है ना, उस सब से लेना देना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? देखो, एक कार्बन की कैपेसिटी कितने बॉन्ड की होती है? 4 बॉन्ड। तुम्हें वो चारों बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 4 बॉन्ड का मतलब हाँ। ज्योमेट्री में क्या होता है? 4 बॉन्ड का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते और हैं। ज्योमेट्री की बोल रहे, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री तब यूज करते हैं जब हम किसी शेप की स्टडी करते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई जो मॉलिक्यूल है ना, हमें लग रहा है कि सभी एक ही प्लेन में, पर ऐसा नहीं है, कुछ पीछे है, कुछ आगे है, कुछ सिर्फ प्लेन में। समझ में आया? देर आर 2 प्लेन शोन इन ऑर्डिनरी लाइन। बोल रहे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये प्लेन में ही है तुम्हारे। ठीक है, वन अबाउट अ प्लेन, जो लाल कलर है ना वो फ्रंट पे है, कहाँ पर है? मतलब तुम्हारे सामने है वो मॉलिक्यूल का बॉन्ड। और एक जो बिलो है वो ग्रीन कलर से का है। ये जो शेडिंग स्टाइल होता है ना, ये बता रहा है कि ये जो आइटम है वो बैक साइड है कार्बन के। पूरा 3D मॉडल होता है, इसलिए तो ज्योमेट्री आता है। Second point. First point clear. Second point. A carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups is called asymmetric chiral carbon atom or optical active, which is denoted by star है। और ऐसे कार्बन में ऐसा स्टार लगाया जाता है, और ये बताने के लिए कि असिमेट्रिक कार्बन है, कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके चारों डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एटम्स या ग्रुप अटैच है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, ये याद रखो। ये कार बायोमोलिक्यूल्स में बहुत यूज किए ये डेफिनेशन को। थर्ड पॉइंट पे आए, क्लियर है ये? सेकंड 2 पॉइंट। थर्ड, एनी मॉलिक्यूल विच कंटेन असिमेट्रिक कार्बन एटम विच will exist a pair of isomers which are non-superimposed mirror image of each other। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, आइसोमर का मतलब क्या है। अगर इसके बीच में मैं मिरर इमेज लगाऊं तो मेरे को हर एक चीज अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगी। जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में दिखाई देगी। मिरर यही करता है ना, हमारा सीधा हाथ को उल्टा बना देता है और उल्टे हाथ को सीधा बना देता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आइसोमर मिलेगा, आइसोमर मतलब अरेंजमेंट चेंज दिखेगा कि नहीं, बरोबर ना, मिरर की वजह से। दूसरा यहाँ पे लिखा है नॉन सुपर इम्पोज। नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि मान लो कोई सोल्यूशन है, जैसे देख एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक मेडिसिन है, ठीक है, सुपर इम्पोज की एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये दूसरी मेडिसिन ऐसे गोल सर्कल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सर्कल को ज्वाइन कर देता हूँ। बताओ, दोनों सर्कल को ज्वाइन करूंगा तो क्या तुम बता सकते हो कि पहले वाला सर्कल और पीछे वाला सर्कल दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो कहाँ गए? दोनों दिखाई देंगे। अब देखो, पीछे वाला ऐसा मर्ज हो गया, पता चल रहा है। तो ऐसी फिगर जिसमें दो फिगर को जोड़ने पर, दो चीज को जोड़ने पर तुम उसमें फर्क ही नहीं पता कर पाओ कि दूसरी फिगर कहाँ गई, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज।
यानी दोनों आपस में एकदम मर्ज हो गई है, तुम पता ही नहीं कर सकते कि दोनों गायब कहाँ हो गई, बरोबर। नॉन सुपर इम्पोज क्या होगा, दो पिक्चर को अगर ज्वाइन करें तो भी उन दोनों में तुमको डिफरेंस दिखाई दे, मतलब दोनों प्रॉपरली मर्ज ना, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। हमारे पास एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो। यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, पहले हम लोग सुपर इम्पोज भी देख लेंगे। क्लियर है ना ये वाला पार्ट सभी को, फरहान, साइमा, हाँ कुलसुम? सर। हाँ सर। अब आते हाँ हैं सर। कायरल कार्बन, उसी पे डिटेल में आते हैं, और वो जो एग्जांपल है ना सुपर इम्पोज, वो भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरे को जितना याद है आगे है, नहीं मिला तो मैं बता दूंगा, वैसे तो है। कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड एंड टू क्लोरोब्यूटेन। कायरल के बारे में तो हम लोग जानते हैं, अभी भी देखा, किसी भी कार्बन को यहाँ स्टार लगा है, ये स्टार बता रहा है कि ये जो है कार्बन है वो असिमेट्रिक है। सर यस अरमान? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी सर, मेरे से प्रॉब्लम हो रहा था क्या? हाँ, कभी कभी होता है, प्रॉपर आवाज कट कट के बहुत तो नहीं अलग है आती। सर, रुक जाओ, मैं रिजॉइन कर रहा था सर। हाँ, मैं बाकी से भी पूछ लेना। कहे आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ सर आ रही है। और ये लेट कितना हो गया कहीं आज? तो अच्छा है, थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ा, फिर भी थोड़ा आगे बढ़ गया मैं। बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही? क्रैकिंग कुछ भी हो तो बताओ मुझे। तो ये स्टार क्या बता रहा है कि ये असिमेट्रिक कायरल और ऑप्टिकल कार्बन, इसमें क्योंकि चारों डायरेक्शन में अलग अलग एटम और ग्रुप अटैच है, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कायरल की। तो वो क्या क्या अटैच है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अल्कोहल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो हाइड्रोजन। सेंट्रल कार्बन अटैच टू 4 different groups. The central atom is chiral or symmetric, which is represented by star symbol. There is only one chiral carbon atom. बोलते हैं कि हमेशा एक ही chiral कार्बन होगा जिससे सारे अलग अलग चीजें अटैच होती हैं, पॉसिबल आइसोमर। तो ऐसे में मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो इसके लिए फॉर्मूला 2 का पावर एन, एन कोई भी नंबर होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 2 into 1। अब यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो हम लोग एक लगाएंगे, तो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट कितने? 2 अरेंजमेंट शिफ्टिंग के। वो भी कैसे करेंगे? बाय इनेंशियोमर्स करेंगे, इसके बीच में मिरर लगा देंगे। जैसे ही मैं मिरर लगाऊंगा तो ऊपर का भाग और नीचे का पार्ट तो चेंज नहीं होगा इसका, पर लेफ्ट और राइट का पार्ट चेंज हो जाएगा। जो राइट का है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट की चीज है वो राइट में। वो मिरर की प्रॉपर्टी है ना। कांच क्या करता है, हर चीजों को उल्टा दिखाता है ना। तो ये राइट की चीज लेफ्ट में, लेफ्ट हाँ की चीज राइट में हो गई, तो हो गया ना। तो टोटल 2 अरेंजमेंट हो पाए कि नहीं? एक पहले से था, दूसरा सर। हमने अभी किया। हाँ, सर आइसोमर क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, मतलब जो आप मतलब ये मिरर का दोनों, समझा रहे हो वही हाँ आइसोमर है ये, क्या? इसको भी आइसोमर बोल अच्छा। सकते हैं, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल तो एक ही है, पर इनके अरेंजमेंट देखो अलग अलग हाँ है कि नहीं। अरेंजमेंट की वजह से इनके हाँ नाम भी हाँ बदल जाते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। करेक्ट, हाँ। ये अरेंजमेंट पे ध्यान दो। यानी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल तो एक ही है, जब इनको काउंट करेंगे तो मॉलिक्यूल का नेम एक ही आएगा, पर उनके स्ट्रक्चर अरेंजमेंट एक जैसे नहीं है, ज्योमेट्री एक जैसे नहीं है। इसी चीज की स्टडी आइसोमर में करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग ने ये देखा, नंबर ऑफ आइसोमर देख लिया, ये तो पहले से हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आते हैं इनवेंशियोमर्स और कायरलिटी में, वही जो सुपर इम्पोज वर्ड आया था ना, वो भी देखेंगे। ये तो वापस से रिपीट हो गया पावर पॉइंट में। अब देखो लास्ट जो थर्ड पॉइंट था ना, हम लोग वन बाय वन सारे पॉइंट को कवर, ये पॉइंट कवर हो गया, थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मिरर लगाया है, मिरर को क्या बोलते हैं? नॉन इनेंशियोमर। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल की प्रॉपर्टी दे रहा है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि मिरर लगाने पर इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में बदलाव आ गया। जो वेच राइट में था वो अब लेफ्ट में चला गया। तो पहले इसका अगर नाम डी आइसोमर था, तो अब इसका नाम एल लैक्टिक एसिड या आइसोमर बोलेंगे। दिस टू स्ट्रक्चर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर। बोलते इनेंशियोमर प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल होगी जब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट में ये राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है,
और इधर रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज में OH मुझे लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। डीएल मिक्सचर, इसको ही रेसिमिक मिक्सचर हम लोग पहले से जानते हैं, जिसके अंदर दोनों चीज प्रेजेंट हो, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों रोटेशन प्रेजेंट हो, ये दोनों सब जब साथ में मिक्स होंगे ना, तब यही जो सोल्यूशन है, यही लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें डी और एल दोनों प्रेजेंट है। जब तुम अलग करोगे तब तुम्हें ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई देगा। अभी मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअली कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पर अगर दोनों को साथ में मर्ज कर दें तो मैं बोलूंगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऐसे मिक्सचर के अंदर, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर है ना, तो रेसिमिक मिक्सचर के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट आया यहाँ पे कोई भी वर्ड में? सुपर इम्पोजिबल को छोड़ के क्लियर है ना? ईच पार्ट, फरहान, कैस, कुलसुम, साइमा, अरमान, हाँ आगे बढ़ जाए। ओके, हाँ सर। अब आते हैं कायरलिटी के ऊपर। कायरलिटी क्या होता है? देखो, अगर मैं कोई कॉनिकल फ्लास्क को इधर रखता हूँ और उसको मिरर में दिखाओ तो तुम्हें कुछ अलग दिखेगा क्या? कॉनिकल फ्लास्क है तो कॉनिकल क्या बड़ा दिखेगा क्या? कॉनिकल फ्लास्क नहीं, जैसा शेप है वैसे ही दिखेगा। अब मॉलिक्यूल containing asymmetric carbon atom would lack symmetry and refer to as asymmetric molecule। मतलब every asymmetric molecule is optically active। बोले जितने भी asymmetric molecule होते हैं ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेट्स सी द सम मोर एग्जांपल ताकि इसको और क्लियर कर सके। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? कायरलिटी के बारे में पढ़ा। कायरल जो होते हैं मॉलिक्यूल वो इनेंशियोमर्स होते हैं, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। अब हम लोग सुपर इम्पोज पे आ रहे हैं। इधर देखो, ये हाथ दिखाई दे रहा है, एक हाथ लेफ्ट है। जब उसको मिरर में दिखाया गया तो वही हाथ तुमको राइट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली राइट हैंड है ही नहीं, वो लेफ्ट हैंड ही है, पर मिरर में तुमको ऐसा लग रहा है अरे राइट हैंड हो गया, क्योंकि थंब का जो प्लेस है वो चेंज हुआ है दोनों में। बरोबर ना? अब चलो एक काम करते, दोनों हाथ को जोड़ते हैं और देखते क्या होता है। अरे जब दोनों हाथ को जोड़ा गया तो तुम्हें उन दोनों हाथ के थंब दिखाई दे रहे हैं। बरोबर? यानी दोनों हाथ को जब आपस में मिलाया गया तो तुम उसका डिफरेंस देख सकते हो, तुम्हें दोनों हाथ का फर्क दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूंगा इस टाइप का मिक्सचर, अगर इसको मिक्सचर से एग्जांपल दे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ और कायरल हुआ। क्लियर हुआ एग्जांपल से? पर तुम दोनों हाथ को छुपा ही नहीं पाए, तो सुपर इम्पोज दोनों मिक्सिंग हुआ ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। दो सर्कल है मेरे पास, दोनों में ऊपर रेड है और दोनों में एक्चुअली एक ही लिया, दोनों में इसमें ऊपर रेड और नीचे व्हाइट है। जब मिरर इमेज में लाया गया तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क ही नहीं आया। बरोबर ना? तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन में जिसमें इनेंशियोमर्स करने पर भी, रोटेशन करने पे भी इसमें कोई फर्क ना है, सेम ही लगे, उसको अकायरल और सुपर इम्पोजिबल बोल। चलो एक और इसमें ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास हाथ है, अब तुम्हारे हाथ को अभी मिरर इमेज में ऐसे दिख रहा है, तुम क्या करो दूसरे हाथ को भी ऐसे ही रख दो ऊपर, तो तुम्हारे को दोनों हाथ मिक्स दिखाई देंगे, तुम डिफरेंस नहीं कर पाओगे। करेक्ट ना? दोनों हाथ को सेम सेम रखते तो, जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रेयर के टाइम पे हिंदू लोग हाथ कैसे जोड़ते हैं, एक हाथ ऐसा रहता है और दूसरा हाथ ऐसा, दोनों साथ में, दोनों के थंब आपस में मिलते हैं, है ना, और दोनों की फिंगर भी साथ में जुड़ती है। तो ऐसे में बोल सकते हैं सुपर इम्पोज हो गया, है ना। हमारा हैंड रखने का स्टाइल पे डिपेंड करता है कि सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा। इसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, याद है कि नहीं? सुपर इम्पोजिबल, जब दो वेव सेम होती है आपस में जुड़ती है तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है, और वो हो जाता है सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव अपोजिट आ रही है, दोनों आपस में मिलेगी तो डिस्ट्रक्टिव वेव बनाएगी, है ना। ये एक्चुअली रिलेटेड टू वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल में सर एक और एग्जांपल दो ना, मतलब हाथ के अलावा नॉन भी। सुपर इम्पोजेबल का मतलब कि जिसमें तुमको आइसोमर की प्रॉपर्टी है, जिसमें स्ट्रक्चर में फर्क है, डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तभी होगा जब हॉरिजॉन्टल बेस पे होगा, वर्टिकल बेस पे कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जांपल आपने सोल्यूशन की ले लिए और ये एक डेली लाइफ एग्जांपल हाथ की दे दिया, और वो बच्चे लोग के साथ कहते हैं ना मछली जल की रानी है, तो उस वक्त हम लोग हाथ को कैसे रखते, दोनों फिंगर दिखाई देते ना, वो हम लोग उस मछली का पर बनाते हैं, बरोबर ना। वो एक्चुअली नॉन सुपर इम्पोजिबल की एग्जांपल है। एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या लेंगे और एग्जांपल में, जैसे अपना फेस ही ले लो।
अगर तुम मिरर में अपने फेस को देखो, मान लो तुम एक आंख तुम्हारी बड़ी है, एक आंख छोटी है ना, तो मिरर में क्या होगा, वही चीज तुम्हारे को, वही आंख जो बड़ी आंख है वो लेफ्ट में दिखाई देगी और छोटी आंख राइट में, यही होता है हाँ ना। सर, तो मैं बोलूंगा ये गलत नॉन दिखता है सुपर सर। इम्पोज है, ये कायरल है और नॉन सुपर इम्पोज है। समझ में आया? तो नॉन सुपर इम्पोज की एक अच्छी एग्जाम्पल है, चीजें तुम्हें फर्क दिखाई देता है, चीज सेम नहीं दिखाई हाँ देती। और दूसरा सुपर इम्पोजिबल में तुम फर्क पता ही नहीं कर सकते, चीज एकदम मर्ज दिखाई देगी, तुमको ऐसा लगेगा अरे पीछे कुछ है ही नहीं, पर तुमको पता नहीं रहेगा कि दो चीज मिक्स है उसके साथ। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज कायरल इफ इट मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोज, तो ये वर्ड याद रखो, कायरल होगा। ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल इज नेसेसरी एज सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और बोल रहे हैं कि कायरल होना चाहिए, और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ही वो जो भी मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा सोल्यूशन। और प्लेन ऑफ पोलराइज और शो ऑप्टिकल आइसोमर, और बोलते हैं कि जितने भी अभी तक सोल्यूशन देख रहे हैं वो कायरली है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाते हैं। दूसरा, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट में जाते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमराइज्म भी दिखाते हैं, मतलब रोटेशन भी करते हैं। ये देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक रोटेशन, ये सारे ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन ही करते हैं। समझ में आया? जो नॉन सुपर इम्पोज होते हैं जिनमें तुमको फर्क दिखाई देगा, जिनमें तुमको फर्क नहीं दिखाई देगा ऐसे सोल्यूशन की हम लोग स्टडी करने ही वाले नहीं, सुपर इम्पोज की स्टडी ज्यादा होगी ही नहीं, हमारी ज्यादातर स्टडी नॉन सुपर इम्पोजेबल सोल्यूशन ही रहेंगे। ठीक है, देखो हम लोग कभी भी शुगर की स्टडी नहीं करते। शुगर के, देखो शुगर की बात करूं तो शुगर का एक अच्छा, शुगर एक सुपर इम्पोजेबल है, हम लोग शुगर के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की हमेशा स्टडी करते हैं, यानी हम लोग सुपर इम्पोज की बजाय नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? इसलिए मैंने शॉर्टकट बता दिया था, याद है ना, मैंने बोला था किसी कार्बन में डिफरेंट अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव बोलो, सिमेट्रिक बोलो, कायरल बोलो। मतलब एक ही चीज के मैंने बहुत सारे वर्ड क्यों बताया था, मतलब सबका एक ही है, ये सब यही बता रहे कि एक कार्बन में डिफरेंट ग्रुप अटैच है, और ऐसे डिफरेंट ग्रुप को मिरर इमेज दोगे तो फर्क आएगा ही आएगा, है ना, अरेंजमेंट में। CIP रूल, ये RS कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है तुम लोग को, ये रिड्यूस कर दिया गया है तुम्हारे एग्जाम में से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप करके आगे बढ़ जाऊंगा ये। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ेंगे, इजी है पर एग्जाम में नहीं है तो क्या करना, ऑलरेडी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और स्लो हो जाएंगे। ये करना है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये SN1 क्या है? SN1 एक्चुअली वो वर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उससे ये बना हुआ है। 1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर। ये सब देखते हैं, सबसे पहले SN2 में आते हैं। SN2 न्यूक्लियोफिलिक, यानी यहाँ पर नाम से ही पता चला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इधर पे हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन की देखेंगे स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन दिया हुआ है, कंसिडर द अल्कालाइन हाइड्रोलाइज ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विद एक्वस KOH इट गिव्स मिथेनॉल। अब प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक जगह मिथाइल ब्रोमाइड है, प्राइमरी है, ये याद रखो। दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस है इसलिए यूज किया है, तुम उसकी जगह पर NaOH भी यूज कर सकते हो। हीट कर रहे, इन बॉईल कर रहे हैं, एक्वस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पानी के साथ इसको बॉईल किया जा रहा है। हमें पता है क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ जाएगा और OH मिथाइल के साथ जाएगा। तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पर सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है, ब्रोमीन और पोटेशियम अपनी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, जगह नहीं सॉरी, यहाँ पर ब्रोमीन और पोटेशियम साथ में जा रहे हैं और OH और CH3 साथ में जा रहे हैं, तो सिर्फ जगह रिप्लेसमेंट हो रही है ना। ये इसको लेके जा रहा है, ये इसको लेके जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो KBr है इन आयोनिक फॉर्म द रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो। बोला आयोनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो मैं आयोनिक फॉर्म में देखता हूँ, तो ये जो आयोनिक फॉर्म है वो सब समझने की जरूरत नहीं है, ऊपर का समझ में आया तुम लोग को, ये थोड़ा डिटेल है, जरूरत नहीं है इसकी जानने की। ऊपर का क्लियर है, SN2 रिएक्शन कैसे रिएक्शन हुआ, कुछ को डाउट? तो SN2 में हम लोग हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर का हाइड्रोकार्बन लेते हैं, रिमेंबर रखो। है ये, आगे बढ़े। फरहान का स्कूल से साइमा, क्लियर है सभी को?
हाँ सर। अरमान आगे बढ़ो। हाँ सर, अब हाँ। इसकी काइनेटिक स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक स्टडी केमिकल काइनेटिक में देखा था, क्या देखा था कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे निर्भर करता है, रिएक्शन पे, शुरुआत पे। तो हमारे पास रिएक्शन में दो चीज है, क्या है वो दो चीज, एक है ये वाला कंपाउंड और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। अब मेरे प्रोडक्ट के लिए सबसे जरूरी क्या है, एक मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा KOH का सिर्फ OH पार्ट लिया है। OH क्यों लिया है कि वो जो पोटेशियम है ना, वो मेटल कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम सोडियम, वो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मेरा प्रोडक्ट मिथाइल और OH से बन रहा है, इस वजह से उसको नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा और दिखाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइड को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे K लग जाएगा। K क्या है, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये काइनेटिक हो गया इसका। इसमें यहाँ पे किसी को डाउट लिखने के तरीके में स्टेप बाय स्टेप है। ये पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप पे हम आगे बढ़ो। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म में। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्चुअली हैपन क्या हो रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, KOH लिया था, ये रिमेम्बर। तो उसको मारो गोली। KOH का अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, हमको ये देखना है कि ये OH कार्बन के साथ अटैच कैसे हुआ, ये देखना है। तो बोले कि न्यूक्लियोफाइल OH कैन नॉट अटैक BR। बोला ये जो OH है ना, वो डायरेक्टली BR से अटैच तो हो नहीं सकता इससे, फ्रॉम फ्रंट साइड। क्योंकि बोल रहा है कि जब फ्रंट साइड से OH कोशिश करेगा ना तो BR बीच में आ जाएगा। क्लियर है, ये एक साथ ढाल बना देगा, बोलेगा इधर से तुम नहीं आ सकते। हाँ। अंडरस्टूड। हमने यहाँ डीपली रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा देखो, इसके पास ये डॉट ये जाहिर कर रहा है कि इसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन है कि एक इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और OH के पास उतने इलेक्ट्रॉन है, यानी ये OH अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके या बॉन्ड बनाएगा। पर इसको ऐसे अटैच होना है कि BR ब्रेक हो जाए और उसको इजीली अटैचमेंट भी मिले। अगर इधर से अटैच होता है तो BR बीच में आ रहा है, यानी फ्रंट साइड अटैक तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, OH को पीछे से घुमाते हैं। यानी जैसे एक बिल्डिंग है, चोरी करने जा रहे हैं हम लोग, तो बोले अरे इधर से ये वॉचमैन है इधर गेट पे, हम लोग को ऐसे जाना है कि इसको पता भी नहीं चले और हम लोग अटैक भी करते हैं इस कार्बन पे। तो अब हम लोग बैक साइड अटैक कर रहे हैं। देखो बैक साइड ईजी है, बैक साइड ब्रोमीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रोजन लोग तो समझ जाएंगे। तो इधर से अटैक करना ईजी है, करेक्ट ना। न्यूक्लियोफाइल OH कैन अटैक सबस्ट्रेट फ्रॉम बैक साइड। सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट। इसका मतलब वही होता है रिएक्टेंट। तो ये इसी रिएक्शन को कौन से साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से कर रहा है। अब CH3 को यहाँ पर ऐसे ओपन चेन से बताया, ये डॉट साइन का सबका मतलब होता है ये फ्रंट है, ये बैक है, ये प्लेन में है ना। चलो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें अटैक कैसा होता है, बैक साइड अटैक होता है। और इसको SN2 क्यों बोलते हैं, SN2 इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर दो ऑर्डर है, एक ये और एक ये। तो टोटल कितना हो गया, दो हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे रिएक्शन कितने, दो है, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। ओके, चलो अभी ये मैकेनिज्म पे ही कंटिन्यू करते हैं। अब बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब ये अटैकिंग ये जो प्रोसेस होंगे, तो सारी बातें मान लो एक बिल्डिंग है और उसमें चोरी करना है। तो शुरुआत में प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, अरे इसको चोरी करना है, अरे गेट के पास नहीं बैक साइड है, और वो धीरे धीरे चढ़ के घर पे जाएगा, फिर धीरे धीरे कांच तोड़ेगा। तो यहाँ पर सेम हो रहा है, जब ये अटैक करेगा ना, जब रिएक्शन बहुत स्लो होगा, और ये स्लो ही प्रोसेस बताएगा कि चोर चोरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये जो स्लो प्रोसेस को RDS बोलते हैं। RDS का मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सब हम लोग केमिकल काइनेटिक में पढ़ चुके हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप। ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन को डिसाइड करेगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर। अब एक ऐसा साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट भी आता है। देखो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, पर साइंटिस्ट लोग का मानना है कि एक जगह तो होती होगी जहां पर OH अटैच होता होगा इस कार्बन के, और BR उसी वक्त ब्रेक भी होता होगा। करेक्ट ना, एक प्लेस तो होगी ना जहाँ पे दोनों का मिलाप होता हो। ये जो OH है ये कार्बन से अटैच हो रहा है और ये BR उस वक्त ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से मान लो बिल्डिंग में चोर घुस गया, और घुसने के बाद क्या किया, उसने चोरी करना शुरू किया और गैस फैला के वॉचमैन को बेहोश कर दिया। तो यहाँ पर वही हो रहा है। ये जब OH यहाँ पे अटैच हुआ तो उसी वक्त उसने इस BR को आउट कर दिया यहाँ से। अब BR कैसे आउट हुआ, तो कार्बन की प्रॉपर्टी है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड अपने साथ नहीं रखता। इस चक्कर में ब्रोमीन को यहाँ से जाना पड़ेगा।
अब जो फाइनल स्टेप है, देखो जैसी चोरी होती है तो क्या चोर लोग स्लो स्लो जाते हैं क्या चोरी करने के बाद? फटाफट भागते हैं कि नहीं? आड़ा टेढ़ा भागो फटाफट। तो सेम होगा यहाँ पर भी। जैसे ही ब्रेक एक फॉर्म हुआ, एक तोड़ा, वहां से जो रिएक्शन है फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होके फट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे OH अटैच हो गया है, अब इसका नाम मीथेनॉल हो गया। ये 100% इन्वर्जन, इन्वर्जन भी एक आइसोमराइजेशन की प्रॉपर्टी, और ब्रोमीन आउट हो गया। ठीक है, तो तुम लोग को रिएक्शन समझ में आया? तो पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में ये जो OH अपना चोर था, उसने चोर अटैक किया वो बैक बैक साइड से जाके सी पे गया। तो रिएक्शन के स्लो स्लो काम करना पड़ेगा। फास्ट करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा। यही डिसाइड करेगा, स्लो को ही RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही डिसाइड करेगा तुम्हारा रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहां पर OH और Br दोनों इससे अटैच रहेंगे। ये डिसाइड करेगा, ये वो पल होगा कि डिसाइड करेगा कि ये OH इसके साथ जुड़ेगा या ये Br इसके साथ ब्रेक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जारी बात है, दो एक जगह पे दो मियार की तलवारें नहीं रहती, दोनों नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव को जाना पड़ेगा। तो ये OH यार चिपक जाएगा और इस नेगेटिव को आउट कर देगा, और इस तरह से फास्ट रिएक्शन होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बोलते हैं जो SN2 होता है ना, उसमें जो प्राइमरी होता है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी कम, और टर्शियरी एकदम कम। इसलिए SN2 रिएक्शन का इस्तेमाल सिर्फ प्राइमरी के लिए करते हैं। अगर इसको मैं ध्यान दूं तो एक्चुअली क्या है, CH3Br, तो कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो ये प्राइमरी टाइप का स्ट्रक्चर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो वापस से रिकनेक्ट करना है, लेस देन 1 मिनट है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5, अभी कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से अपन ज्वाइन करते हैं। अभी हो रहा है 9:41, तो 9:46 को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वापस आने का है तुम लोग को। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, तो मुंह धो नाश्ता वाश्ता कर लो। ओके स्टूडेंट, चलो फिर 5 मिनट के बाद ठीक वापस है मिलो। सर। चलो फिर, अल्लाह हाफिज।